हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजलान सिद्दीकी और फिर आप सभी को बरहमानी की शुभकामना। लेकिन शुभकामना के साथ साथ आपको अपना सिलेबस भी तो पूरा करना है और 12वीं के बाद आप जाके अच्छे से नौकरी पाएँ, तभी आप सब खुश होंगे, आपके घर वाले खुश होंगे। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो अध्याय शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे, ग्रुप पे ये वीडियो शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि अध्याय 2 का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। दोस्तों, जनसंख्या वितरण क्या है? देखिए, भूपृष्ठ पर जनसंख्या का फैलाव ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। यह वितरण हमें असमान देखने को मिलता है, जिसे जनसंख्या असमान वितरण कहते हैं। अब इसके कई परिभाषाएं हैं अलग अलग विद्वानों के, जैसे कि जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार ये परिभाषा उन्होंने दी है। फिर आता है हमारा दूसरा टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फिर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक क्या है? वे कारक जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से होता है भौगोलिक कारक कहलाते हैं। भौगोलिक कारक के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। पहला, जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अंततः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जिस स्थान पर जल की समस्या होती है वहां जनसंख्या कम निवास करती है। ये है आपकी जल की उपलब्धता। तो पूछे जल की उपलब्धता की परिभाषा, तो आप यही वाली परिभाषा लिख दिएगा, आपको उम्मीद है पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर दूसरा है भू आकृति। धरातल के ऊपर 3 प्रकार की भू आकृति पाई जाती हैं: पर्वत, पठार और मैदान। पर्वतीय एवं पठारीय दोनों में जनसंख्या कम निवास करती है। अब आता है आपका तीसरा क्या है? जलवायु। जलवायु अत्यधिक गर्म व अत्यधिक ठंडी जलवायु मानव बसाव के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे क्षेत्र जहां पर मौसमी परिवर्तन संबंधी घटनाएं कम होती हैं तथा जहां पर जलवायु समान पाई जाती है वह स्थान मानव बसाव के लिए अनुकूल होता है। मानव बसाव के लिए कौन सी दशाएं अनुकूल होती हैं? जहां जलवायु समान होती हैं वह स्थान मानव बसाव के लिए अनुकूल होता है। अब चौथा है कि मृदाएं। विश्व की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है तथा कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक उपजाऊ मृदा होती है। जिस स्थान पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है और जहाँ पर उपजाऊ मृदा नहीं पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। तो इसका मतलब आप समझे, फिर से समझाते हैं। विश्व की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य पर संलग्न, यानी कि जो दुनिया की अधिकांश जो जनसंख्या वो कृषि पर निर्भर है तथा कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, जिस स्थान पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। जनसंख्या अधिक निवास करती है जहाँ मृदा उपजाऊ पाई जाती है। ठीक है, और जहाँ पर उपजाऊ मृदा नहीं पाई जाती वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। अब दूसरा आता है आर्थिक कारक। वे कारक जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से आए पौधों से होता है आर्थिक कारक कहलाते हैं। आर्थिक कारक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है खनिज। खनिज क्षेत्र मानव बसावट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं क्योंकि जिस स्थान पर खनिज पदार्थ बहुतायत मात्रों में मिलते हैं वहाँ लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिलते हैं और जिस स्थान पर मानव को रोजगार के अवसर मिलेंगे वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी। दूसरा आता है नगरीकरण। नगरीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है कि
नगरों में सभी प्रकार की सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। महत्वपूर्ण सुविधाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, परिवहन, विद्युत, रोजगार की उपलब्धता, जल की उपलब्धता तथा तकनीकी उपलब्धता आदि। फिर नगरीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा आप सब। उम्मीद है ये नोट्स आपको पसंद होगी और आपके पेपर में बहुत लाभकारी साबित होने जा रही है ये। फिर तीसरा आता है औद्योगिकीकरण। उद्योग रोजगार को जन्म देते हैं। उद्योग रोजगार को जन्म देते हैं। उद्योग पेटियाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। जहाँ उद्योग होते हैं वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि उन्हें रोजगार की आवश्यकता होती है और रोजगार उद्योग देता है। सामाजिक तीसरा कारक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों की आकर्षित करते हैं। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक होने के कारण लोगों को बहुत अधिक आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। ठीक है। फिर आता है जनसंख्या वृद्धि। दो समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब आता है 1 नंबर मालूम हो गया कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो आप लिखो 2 समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार, जनसंख्या धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उन्मूलन, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर महत्वपूर्ण सूचक होता है। अब आता है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं। परिवर्तन कितने घटक हैं? 3। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। ठीक है। पहला जनसंख्या परिवर्तन 3 प्रमुख घटक हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास याद रखिएगा, माइंड में बैठा लिया आप। ये आएगा 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 पेपरों में। फिर पहला आता है जन्म दर। अशोषित जन्म दर CBR को प्रगति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब इसका सूत्र क्या है? जन्म दर निकालने का सूत्र क्या है? अशोषित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या। ये आपका सूत्र है। अगर पेपर में पूछ लिया कि जन्म दर निकालना, तो ये फार्मूला या सूत्र लगा दो आप पा जाओगे नंबर अच्छे। यदि अब आता है यदि जन्म दर उच्च अथवा मृत्यु दर निम्न होती है तो जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन होता है। दूसरा है मृत्यु दर। अशोषित मृत्यु दर CDR को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब इसका सूत्र क्या है? अशोषित मृत्यु दर बटा किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुना 100 से कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। फिर आता है यदि मृत्यु दर उच्च और जन्म दर निम्न होती है तो जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन होता है। यदि मृत्यु दर उच्च और जन्म दर निम्न होती है तो जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन होता है। तीसरा आता है प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना प्रवास कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना प्रवास कहलाता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना प्रवास कहलाता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से वो जा रहे हैं जन्म स्थान, उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस नए स्थान पर जा रहे हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रवास स्थायी, अस्थायी व मौसमी भी हो सकता है। प्रवास गांव से गांव, गांव से नगर तथा नगर से गांव हो सकता है। अब प्रवास 2 प्रकार के होते हैं। प्रवास 2 प्रकार के होते हैं। रुक जाइए 2 मिनट, मशीन चल रही है, काम भी करना पड़ता है साथ साथ घर का। अब आइए हम आपको बताते हैं प्रवास 2 प्रकार के होते हैं। अप्रवास
पहला है अप्रवास। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, सीमाओं से बाहर जाना अप्रवासी कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ नोट कर लिए CBRCRUDE ऐसे आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, फिर आता है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। ये महत्वपूर्ण है, 3 नंबर में आ सकते हैं आपका। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जैसे डेफिनेशन आप पहले लिखना। कुछ ऐसे कारक होते हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के कारक हैं। पहला है प्रतिकर्ष कारक, वे कारक जो प्रवास करने के लिए मजबूर कर देते हों प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। वे कारक जो प्रवास करने के लिए मजबूर कर देते हैं प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान से छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरा है ये शायद पता है, आप देख लीजिए जूम करके। वे कारक जो प्रवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वे कारक अपकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे रोजगार की उपलब्धता, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थापित जीवन व समाप्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु तथा चिकित्सा एवं शिक्षा की उपलब्धता आदि। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाना ही जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। अब आपसे पूछ लें जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? आप लिखेंगे कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाना ही जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहार और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। यह परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जननांकीय चक्र कहा जाता है। अब आता है आपका जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। ठीक है, प्रथम अवस्था में कौन कौन से आगे पहले देखिए, जन्म दर उच्च व मृत्यु दर उच्च। दूसरा, खेतीहार जनसंख्या, सुविधाओं का अभाव, रोजगार की कमी, जीवन प्रत्याशा निम्न, प्रौद्योगिकी का अभाव, शिक्षा चिकित्सा का अभाव। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्था क्या है? प्रारंभ में जन्म दर उच्च लेकिन समय के साथ कम होती है। प्रारंभ में जन्म दर उच्च होती है लेकिन समय के साथ कम हो जाती है। मृत्यु दर निम्न होती है। फिर सुविधाओं का विस्तार होना, चिकित्सा, शिक्षा व स्वच्छता में सुधार। फिर दूसरा है जनसंख्या का शुद्ध योग उच्च। फिर चौथा है गाँव से नगरों की ओर प्रवास, रोजगार की उपलब्धता। तृतीय अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर स्थिर होना, जनसंख्या का मंद गति से बढ़ना, जनसंख्या का नगरीकरण, शिक्षित हो जाना। फिर उच्च तकनीकी का विस्तार, परिवार को नियंत्रित करने की क्षमता, जनसंख्या वितरण के नियंत्रण के उपाय। पहला है परिवार नियोजन को अपनाकर। दूसरा है लोगों को जनसंख्या वृद्धि से होने वाले दुष्प्रभाव से अवगत कराकर। ठीक है, फिर आता है अपना दूसरा है लोगों को जनसंख्या वृद्धि से होने वाले दुष्प्रभाव से अवगत कराना। तीसरा है गर्भ निरोधक की जानकारी उपलब्ध करवाकर उनका प्रयोग करवाना। चौथा है छोटे परिवार के लिए जागरूक करना। दोस्तों, ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाई है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे नंबर से पास करें 12वीं में। दोस्तों देखिए कितनी सुंदर देखने में लग रही है, और उम्मीद है आप भी ऐसे ही नोट्स बनाएंगे जो मैंने पढ़ाया है। दोस्तों, ये नोट्स आप पढ़ के जाना, बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। और दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स की PDF लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 70 117 943 70 पर मुझे मैसेज करें ही, और मैं आपको ये PDF
आपको उपलब्ध करवा दूंगा। एक बार फिर से नोट कर लिए नंबर 117 और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास ग्रुप में शेयर करें ये वीडियो। धन्यवाद।